आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे वीडियो में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 5 ईवीएस और क्लास 5 एनसीईआरटी की ईवीएस के चैप्टर 3 से 6 हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे। अभी इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7, पानी के प्रयोग। तो दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूं कि इन वीडियो में या इन चैप्टर्स में मैं सिर्फ वही चीज़ें पढ़ूंगा जो चीज़ें आपके एग्जाम्स में आती हैं। बाकी की जो चैप्टर हैं पूरे के पूरे आप चाहें तो एनसीईआरटी की बुक में पढ़ सकते हैं। मैं आपको मोटा मोटा बताता जाऊंगा, लेकिन आपकी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो सी टेट, स्पेशली सी टेट के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो सी टेट के एग्ज़ाम में जो पूछी जाती हैं उन्हें आप को मैं नोट करवाता रहूँगा। तो वो खास करके वो अंडरलाइन मिलेंगी, तो आप देखते रहिए। जैसे इस पानी के प्रयोग में सबसे पहले बात बताई गई है, एक स्टोरी है छोटी सी, जिसमें बोला गया है कि एक बच्ची देखती है कि आखिर कैसे कुछ चीज़ें हैं जो डूब जाती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो तैरती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो पानी में बड़ी जल्दी डूब जाती हैं लेकिन तेल में कम डूबती हैं या तेल में धीरे धीरे करके डूबती हैं। तो उसके मन में कुछ डाउट आते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। जैसे कि आपने भी अक्सर देखा होगा कुछ सामान की, जैसे मैं लिस्ट दिखाता हूँ। अब सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जैसे कि एक छोटी सी सुई। अगर सुई को आप पानी पर रखेंगे तो वो तैरेगी नहीं, डूब जाएगी, लेकिन इतना बड़ा जो सिप है वो तैरता रहता है। आखिर कैसे, तो इसके बारे में आपको जानकारी होगी, नहीं है तो आगे हम जानकारी लेंगे, बताऊंगा मैं कैसे कैसे होता है। फिलहाल इस चैप्टर में देखते हैं, जैसे कुछ चीज़ों के नाम दिए हैं, खाली कटोरी, कटोरी में एक एक करके 6-7 कंकड़। तो ये सब चीज़ें, कुछ चीज़ें तैरेंगी और कुछ चीज़ें डूबेंगी, लेकिन इन चीज़ों से हमारा कोई कंसर्न नहीं है। ये बस एक स्टोरी है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। आपको किस पर ध्यान देना है वो है यहाँ पर। इस पूरे के पूरे टॉपिक को सिर्फ इसीलिए समझाया गया था क्योंकि आपको एक बात समझ में आ सके। दुनिया में एक जगह है मृत सागर। मृत सागर आप अगर मैप में देखेंगे तो मैप में भी ढूंढ सकते हैं, जिसे डेड सी बोलते हैं, इजराइल के पास है। तो मृत सागर का एग्जाम्पल यहाँ पर क्यों दिया गया है? वैसे तो जितने भी सागर हैं सबका पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक। तो इतना नमक घुले होने की वजह से क्या है, पानी बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। अगर आप देखेंगे कोई पानी गाढ़ा ज़्यादा है तो उसमें कोई चीज़ है वो तैरती रहेगी ज़्यादा देर तक, और जो एकदम से प्योर पानी है उसमें चीज़ जल्दी डूब जाएगी। तो उसी तरीके से मृत सागर का जो कॉन्सेप्ट है कि मृत सागर में डेंसिटी ज़्यादा है, घनत्व ज़्यादा है। घनत्व से तात्पर्य है कि उसमें नमक 300 ग्राम तक है 1 लीटर पानी में। बहुत ज़्यादा नमकीन है, इतना नमकीन है कि कड़वा लगेगा। और सबसे मज़े की बात है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। तो कहने का मतलब है कि जब पानी ज़्यादा गाढ़ा होता है, उसकी घनत्व ज़्यादा होता है, तो उसमें कोई भी वस्तु आराम से तैर सकती है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन के लिए तैयार करने वाली बातें हो गई कि सबसे ज़्यादा घनत्व कौन से सागर में है? मृत सागर में। मृत सागर कहाँ पर है आप मैप में भी देख सकते हैं, जिससे आपको मालूम चल जाएगा मृत सागर कहाँ पर है। नमक के टॉपिक की अगर बात चली है तो नमक के बारे में हमारे स्वतंत्रता संग्राम के अगर आप पढ़ेंगे तो बात है 1930 की, जब हुई थी दांडी यात्रा। दांडी यात्रा किस लिए पॉपुलर है? क्योंकि भारत की आज़ादी से बहुत पहले बहुत सालों से अंग्रेज़ों ने आम लोगों के ऊपर नमक बनाने पर रोक लगाई थी, लेकिन जब गांधी जी को मालूम चला कि नमक जैसी प्राकृतिक चीज़ पर, जो कि हर इंसान बना सकता है, उस पर भी अंग्रेज़ों ने टैक्स लगा दिया है, महंगा कर दिया है, खुले में खुद नमक बनाने की मना कर दी है, बाहर से महंगा नमक खरीदना पड़ेगा लोगों को, तो वो बहुत नाराज़ हुए। और गांधी जी ने कहा कि जो कुदरत हमें चीज़ देती है उसे आप कैसे रोक सकते हैं, और उन्होंने नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की। दांडी यात्रा कहाँ से की? अहमदाबाद से लेकर दांडी के समुद्र तट पर एक लंबी यात्रा की उन्होंने पैदल, और गलत कानून को तोड़ा। तो इस टॉपिक से आपको क्या क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में? जैसे दांडी यात्रा कब हुई थी? सन 1930 में। दांडी यात्रा किसने की थी, किसकी अगुवाई में हुई थी? महात्मा गांधी की अगुवाई में। दांडी यात्रा किस लिए हुई थी? क्योंकि अंग्रेजों ने नमक के ऊपर कानून लगा दिया था, उस कानून को तोड़ने के लिए। ये क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से आ सकते हैं, याद रखिए इसको, दांडी यात्रा के बारे में। चैप्टर 7 से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे जो मैंने आपको बता दिए। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 8, वो है मच्छरों की दावत। मच्छरों का नाम आएगा तो मलेरिया रोग के बारे में ज़रूर बात होगी। तो मलेरिया के बारे में और मच्छरों से होने वाली बीमारियों के बारे में, उससे उपाय, ये सब बातें इस टॉपिक में, चैप्टर में दी हुई हैं। तो देखते हैं मच्छरों की दावत में क्या है। जैसे कि मलेरिया की जांच। तो यहाँ पर इस चैप्टर में होता क्या है, स्कूल में एक बच्चा है जो बीमार हो जाता है। वो बच्चा जब एक दिन की छुट्टी करके अगले दिन आता है
तो टीचर पूछते हैं या उसके स्टूडेंट्स पूछते हैं, साथ वाले दोस्त लोग पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ, तुमने तो बहुत एंजॉय किया होगा छुट्टी में। तो वो बोलता है कि मुझे मलेरिया हो गया था। तो बताया जाता है कि मलेरिया में आखिर हुआ क्या था। तब वो बताता है कि मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था। तो ब्लड टेस्ट का यहाँ पर दिया हुआ है, ऐसे ब्लड टेस्ट होता है, ये तो आपको मालूम होगा, बट आपकी जानने वाली बात क्या है, वो है कि मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलिस से फैलता है। कहने का मतलब है कि जितने भी मच्छर हैं वो सभी मलेरिया नहीं फैलाते हैं। एक स्पेशल मच्छर होता है, वो भी मादा मच्छर होगी, मादा मीन्स फीमेल, एनाफिलिस, इस नाम को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, उससे होता है मलेरिया। मलेरिया को कैसे जांचते हैं डॉक्टर? स्लाइड जो होती है जिस पर खून लगाया जाता है, ब्लड लगाते हैं, उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे, सूक्ष्मदर्शी से, और उस माइक्रोस्कोप से होता क्या है कि छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी दिखाई पड़ती हैं, और उसके बाद वो उसके अंदर जिस तरीके से वो लैब में पता करते हैं, वो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा मालूम कर लेते हैं कि इसमें मलेरिया के जीवाणु हैं या नहीं हैं। मलेरिया की जो दवाई होती है वो कहाँ से बनती है, यह आपका एक क्वेश्चन आ सकता है। तो मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। इस नाम को याद रखें, सिनकोना पेड़। पहले लोग छाल को उबालकर और छानकर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाते हैं। तो इस पूरे के पूरे टॉपिक को भी आप नोट कर सकते हैं कि मलेरिया कौन से मच्छर से होता है और मलेरिया की दवाई किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है। ये दो बातें हो गई। अभी बात आती है एक और अगले रोग की, वो है अनीमिया। तो अनीमिया होता क्या है? अनीमिया होता है खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी। जब हमारे खून में हीमोग्लोबिन या फिर आयरन की कमी हो जाती है तो अनीमिया रोग बोला जाता है कि उसको अनीमिया हो गया है। तो खून की कमी कैसे ख़त्म होती है, हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी वो कैसे बढ़ाते हैं? गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये जब खाने के लिए डॉक्टर बताते हैं, जिससे बोलते हैं कि आयरन किसी व्यक्ति के अंदर बढ़ जाता है। अभी जो मच्छर हैं, मच्छर किस वजह से होते हैं? मच्छर गंदगी से होते हैं, पानी जमा हो, जैसे एसी है, कूलर, उसमें पानी भरा रह जाए, या फिर जहाँ पर नल है, गमले हैं, उनको अगर डेली साफ़ नहीं करेंगे तो मच्छर बढ़ जाते हैं। तो मच्छरों से होने वाले रोग कौन से हैं, ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है एग्जाम में। तो मच्छरों से मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया हो सकता है। इसके उपाय क्या हैं? आसपास पानी इकट्ठा और जमा ना होने दें, गड्ढों को भर दें, पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें, हर हफ्ते सुखाएं, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें। इन चीज़ों को भी आप याद कर सकते हैं या नोट कर सकते हैं कि कौन से रोग होते हैं मच्छरों से और क्या उपाय हैं कि मच्छर को हम भगा सकते हैं, मच्छर हमारे आसपास ना हो। अभी यहाँ पर एक नया नाम आपको सुनने को मिलेगा, वो है लार्वे। तो लार्वे क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए कि लार्वे आखिर होता क्या है। जैसा कि एक बच्चे ने बोला था, देखो इस पोस्टर में लार्वे के बारे में क्या लिखा है, तो बोला आखिर लार्वे है क्या। तो एक दूसरा बच्चा बताता है कि मच्छरों के छोटे बच्चे ये दिखने में मच्छर जैसे नहीं होते हैं। आपने भी अक्सर देखा होगा जब आपके यहाँ पर बरसातों के मौसम में खास करके किसी मटके में या कोई ऐसी जगह पर ट्यूब में, टायर में पानी भरा होता है बहुत दिनों तक, तो उसमें पतले पतले छोटे भूरे से रंग के कीड़े तैरते दिखाई देते हैं। तो वही कीड़े होते हैं। वो कैसे बनते हैं? मच्छर जब पानी में अंडे देते हैं तो उनमें से ये निकलते हैं, उन्हें बोला जाता है लार्वे। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि लार्वे क्या होता है, तो मच्छर के ही बच्चे होते हैं लार्वे। अगला है, क्या लार्वे मच्छर जैसे दिखते हैं? नहीं, ये मच्छर जैसे नहीं दिखते। ये कैसे दिखते हैं? पतले पतले छोटे भूरे से रंग के कीड़े। अभी आप इस चित्र को देख करके याद कर सकते हैं कि आपने हमेशा देखा होगा। इसको एक बड़े से फिगर में दिखाएंगे अगर, तो लेंस से देखने पर ये ऐसे दिखाई पड़ते हैं, पेच की तरह। मच्छरों के बारे में मालूम चला, उनके बच्चों के बारे में मालूम चला, लेकिन क्या आपको मालूम है कि मच्छरों से ही मलेरिया होता है? ये कैसे मालूम चला? तो ये जानने के लिए एक छोटी सी स्टोरी है, उसे आप पढ़िए। यहाँ पर एक चित्र दिया है, रोनाल्ड रॉस, ये वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये पता लगाया था कि मलेरिया मच्छरों से ही फैलता है। लेकिन इसके पीछे भी एक मज़ेदार कहानी है। वो मज़ेदार कहानी आज से लगभग 100 साल पहले की है। तो उन्होंने ही जो एक स्टोरी लिखी थी उसके बारे में है कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है। ये कैसे मालूम चला? रोनाल्ड रॉस के पिता भारतीय थल सेना में जनरल थे। उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की थी, लेकिन उनकी दिलचस्पी किस में थी? कविता पढ़ने में, लिखने में, संगीत और ड्रामे में। तो हुआ क्या था, उस समय मलेरिया से बहुत ज़्यादा जाने जाती थी और यह बीमारी बारिश और दलदल वाले इलाकों में बहुत ज़्यादा पाई जाती थी। कुछ लोग बोलते थे कि कुछ जहरीली गैस होती है जिसकी वजह से बीमारी फैलती है,
लेकिन एक डॉक्टर ने मलेरिया के मरीज के खून में माइक्रोस्कोप से बहुत छोटे छोटे बारीक जीवाणु देखे। जैसे कि मलेरिया जिस इंसान को हो गया उस खून में छोटे छोटे बारीक जीवाणु देखे गए, लेकिन वह डॉक्टर ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये जीवाणु आखिर खून में पहुँचे कैसे। तो अब अंदाज़ा ये लगाया जा रहा था कि जिस किसी चीज़ में ये जीवाणु मिलेंगे यानी कि उसी से मलेरिया फैलता है। लेकिन उन टीचर ने क्या अंदाज़ा लगाया कि शायद मलेरिया मच्छर से फैलता हो। तो आखिर उनके जो स्टूडेंट्स हैं, खास करके रोनाल्ड रॉस भी बस मच्छरों को पकड़ने के पीछे पड़ गए और ये पूरे पूरे दिन मच्छरों को पकड़ते थे। उसके बाद माइक्रोस्कोप से उसको देखते थे, उनका पेट फाड़ करके मच्छरों का देखा जाता था कि शायद कोई वायरस ऐसा मिले, लेकिन बहुत ही मुश्किल से नहीं मिला, क्योंकि यहीं से मालूम चलता है कि सभी मच्छर मलेरिया नहीं फैलाते हैं। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक मच्छर पकड़ा उन्होंने जो देखने में थोड़ा अलग था और उसका रंग भूरा था और पंख छींटेदार थे। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बन जाता है कि मलेरिया के मच्छर का आखिर पहचान क्या है। तो उसका रंग भूरा होगा और पंख छींटेदार थे। तो वो मच्छरी थी यानी कि मादा थी, एनाफिलिस। उसके पेट में कुछ काला सा देखा और जब गौर करके देखा तो पता चला कि वो छोटे छोटे जीवाणु बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कि मलेरिया के मरीजों के खून में मिले थे। तो इसी एक सबूत से पता चला कि मलेरिया मच्छर से ही फैलता है। इसी खोज के लिए रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो यहाँ से आपके कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि आखिर किसने पता किया था मलेरिया मच्छरों से फैलता है। तो वो थे रोनाल्ड रॉस। उन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार मिला था। किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। चैप्टर नंबर 8 से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिले मच्छर के बारे में। अब अगला है चैप्टर नंबर 9, डायरी, कमर सीधी ऊपर चढ़ो। ये जो पूरी की पूरी स्टोरी है, एक केंद्रीय विद्यालय की टीचर हैं, उनकी खुद की स्टोरी है, सत्य घटना है। 2 फरवरी सर 1984 की। 1984 से आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि 1984 में ही, अगर यहाँ पर बात हो रही है पहाड़ पर चढ़ने का कैंप, तो 1984 में ही भारत की पहली महिला जो थी बछेंद्री पाल, वो एवरेस्ट पर चढ़ी थी। तो उन्हीं से रिलेटेड ये कहानी है। तो इसमें हम देखते हैं जैसे कि इसमें बताया हुआ है, जो कैंप गया था, जिस कैंप में बछेंद्री पाल भी थी, उसी कैंप में ये टीचर थी केंद्रीय विद्यालय की। उन्होंने अपने कुछ एक्सपीरियंस इसमें बताए हैं कि कैसे कैसे उन्होंने पहले दिन से शुरू किया चढ़ना। पहले दिन वो 26 किलोमीटर तक ऊपर चढ़ी, लेकिन उनका डेली का ये एक एक्सपीरियंस नहीं था, इसीलिए उन्हें बहुत प्रॉब्लम भी हुई, लेकिन धीरे धीरे वो चढ़ती रहीं। और जब धीरे धीरे वो चढ़ते रहीं तो उन्हें काफ़ी सारी मुसीबतों का, उनके जो कोच थे जनरल ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, तो उनके एक्सपीरियंस के बारे में मालूम चला। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह से आपको एक बात और रखनी है कि ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह बछेंद्री पाल के भी गुरु थे। अभी इस स्टोरी में सबसे जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो है, आपको टॉपिक याद रखना है बछेंद्री पाल के बारे में, जिनके बारे में कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उनके बचपन की एक स्टोरी है कि जब वो 12 वर्ष की थी तो पिकनिक के लिए एक पहाड़ी पर गई थी और वो खेल खेल में ही लगभग 4000 मीटर की ऊंची पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई थी, लेकिन अंधेरा हो जाने की वजह से वो वापस नहीं आ पाई थी। तो ये उनकी बचपन की घटना थी। बड़े होकर के वो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ले रही थी। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह उन्हें वहाँ पर गाइड कर रहे थे और 1984 में बछेंद्री माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुनी गई थी। उसके बाद 18 लोगों की जो टीम थी उसमें 7 महिलाएं थीं और चढ़ाई के दौरान 15 मई की रात को जब टीम लगभग 7300 मीटर की ऊंचाई पर पहुंची तो बहुत थक गई थी। और उसके बाद उस टीम में से सिर्फ एक महिला, वो थी बछेंद्री पाल, जो कि 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसका नेपाली नाम है सागर माथा, उस पर पहुंच गई थी। तो यहाँ पर बात आती है, क्या वो अकेली गई थी? जी नहीं, उनके साथ उनकी टीम का एक साथी भी था, लेकिन चोटी पर 2 लोगों के खड़े होने की जगह नहीं थी। पैर फिसलते ही हजारों फुट नीचे ही गिरकर रुकते। उन्होंने बर्फ खोदकर अपनी कुल्हाड़ी को हुक की तरह गाड़ा और रस्सी से अपने आप को उस हुक से बांधा। करीब 43 मिनट वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रहीं। तो यहाँ पर आपको एग्जाम के लिए तैयार करने वाली कुछ बातें हैं, वो हैं जैसे कि एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8900 मीटर लगभग, और कब वह पहुंची थी, 23 मई 1984 को वो पहुंची थी। और नेपाल का नाम क्या है, नेपाल में क्या बोलते हैं माउंट एवरेस्ट को, वो है सागर माथा। और यह भारत की पहली महिला बनी थी जो कि एवरेस्ट पर चढ़ी थी और दुनिया की 5वीं महिला थी। यहाँ पर लिखा हुआ है बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा।
उससे पहले उनके साथ एक घटना हुई थी कि जब वह लोग रात को सो रहे थे तो ऊपर से बर्फ़ का तूफ़ान आया था और बहुत सारी बर्फ़ उन लोगों को, उनके टेंटों को उखाड़ के ले गई थी और वो लोग उसमें दब गए थे। बछेंद्री पाल पूरी तरीके से बर्फ़ की चादर में ही लिपट गई थी और पूरी टीम के लोगों को बहुत चोटें आई थी। टीम के लोगों ने कुल्हाड़ी से खोद खोद कर उनके ऊपर से बर्फ़ हटाई और उन्हें बाहर निकाला। उनका सिर भी जख्मी हो गया था, लेकिन बछेंद्री पाल फिर भी ऊपर की तरफ बढ़ी और फाइनली वो 23 मई 1984 को सागरमाथा या माउंट एवरेस्ट पर पहुंच गई थी। तो यहाँ से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बताए, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो दोस्तों ये है एक उसी ट्रिप का एक फ़ोटो है। तो चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें थीं वो मैंने आपको बताई, जो कि अक्सर CTET पेपर 1 में खास करके पूछी जाती हैं और बाकी जनरल नॉलेज में भी ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। अगले चैप्टर्स हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।